हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है तीन सदिशों के समतलिया होने की शर्त, यानी कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। देखिए, कोप्लेनर का तात्पर्य है कि वे सदिश आपके एक ही तल में होंगे या एक ही तल के समांतर होंगे। तो मैं यहाँ पे तीन सदिश ले लेता हूं और इसको साबित करके देखेंगे कि क्या होता है समतलीय होने के लिए शर्त इसका। तो मैं मान लेता हूं, माना वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन समतलीय सदिश हैं। समतलीय सदिश हैं, समतलीय सदिश हैं, समतलीय सदिश है। तो जब यह समतलीय सदिश है तो हम यहां लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही तल में होंगे या एक ही तल के समांतर होंगे, एक ही तल के समांतर होंगे, एक ही तल के समांतर होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं तीन सदिश ले लेता हूं। ये आपका एक तल हो गया, इस पर मैं तीन सदिश ले लेता हूं। वेक्टर ए, इसे मैं वेक्टर बी ले लूंगा और ये आपका एक वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह आपका वेक्टर ए हो गया, एक आपका वेक्टर बी मैं इसे ले लेता हूं। ठीक है, और इसे मैं वेक्टर सी ले लेता हूं। ये आपके तीन सदिश हो गए। इनका नाम हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ये दृष्टि रेखाखंड है तो एक सदिश ही होगा ना। चलिए इसको मैं लिख देता हूं ए सी और इसको लिख देता हूं मैं ए डी। मैं यहां लिख दूंगा, माना ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी बराबर क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर ए सी बराबर क्या है आपका, वेक्टर सी, और वेक्टर एडी बराबर क्या है आपका, वेक्टर बी है। ठीक है, मैंने इस तरह से मान लिया। अब मैं इसमें एक रचना करूंगा। मैं रचना में क्या करूंगा कि मैं ए बी पर एक बिंदु ले लेता हूं पी, ठीक है, और फिर मैं यहां पर ए सी पर एक बिंदु ले लेता हूं क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पी से क्यू को मिला देता हूं। फिर उसी प्रकार से मैं इस पे एडी पर भी एक बिंदु लेकर यहां पर मिला देता हूं। ठीक है, इस तरह से मैंने मिला दिया। इसका नाम कुछ दे देते हैं, यहां पर आर दे देते हैं। तो मैंने तीनों सदिश पे एक एक बिंदु लिए हैं। तो यहां लिख दूंगा रचना में कि ए बी, ए सी तथा ए डी पर क्रमशः बिंदु पी क्यू तथा आर लेकर, पी क्यू तथा आर लेकर एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा, ए पी क्यू आर बनाया। ठीक है, हमने एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ए पी क्यू आर बना दिया। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, ये समांतर चतुर्भुज समझ में आया ना जी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एपी की, वेक्टर एपी की बात करूंगा, वेक्टर एपी यह ए बी के समांतर कहलाएगा, समांतर कहलाएगा ना जी। चलिए तो ये समांतर है वेक्टर ए बी के। तो जब ये वेक्टर ए बी के समांतर है एपी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एपी वेक्टर जो होगा ना बराबर होगा एक्स इंटू वेक्टर ए के। ए बी का वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है। हम लोग देखे थे ना कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है तो वेक्टर ए वेक्टर बी का के गुना होगा। के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो उसी तरह से जब ये इसके समांतर है तो वेक्टर एपी जो होगा एक्स गुना हो जाएगा वेक्टर ए बी के, यानी वेक्टर ए बी का मैंने वैल्यू यहाँ वेक्टर ए लिख दिया। उसी प्रकार से मैं देख रहा हूं कि ए क्यूज वेक्टर जो है समांतर है ए सी वेक्टर के, वेक्टर ए सी के समांतर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि वेक्टर ए क्यू जो होगा y गुना हो जाएगा वेक्टर सी के। अच्छा, उसी तरह से मैं ए आर की बात करूं तो ए आर वेक्टर समांतर है ए डी वेक्टर के। तो लिख सकता हूं यहां पर कि आपका ए आर वेक्टर जो होगा z टाइम्स हो जाएगा वेक्टर बी के, वेक्टर बी के। ठीक है, चूंकि यहां पे देख रहे हैं कि ए पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से देखें, क्या देखे हैं कि
दो आसन्न भुजाएं अगर किसी सदिश को निरूपित करें तो उन दोनों का योग उस विकर्ण के बराबर होता है, उस विकर्ण के सदिश के बराबर होता है जो दोनों आसन्न भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्यू जो होगा ना बराबर हो जाएगा वेक्टर ए पी प्लस में वेक्टर ए आर के। कैसे? तो लिख सकते हैं योग का चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, योग का समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से, योग का समांतर चतुर्भुज नियम से यह हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें ए क्यू के वैल्यू की तो ए क्यू वेक्टर का वैल्यू है यहाँ पे वाई वेक्टर सी, एपी की बात करें तो यहाँ पे है एक्स वेक्टर ए, और ए आर की बात करें तो वह है आपका जेड वेक्टर बी। ठीक है, ये जाएगा भाग में तो वेक्टर सी बराबर में हो जाएगा एक्स बटा वाई वेक्टर ए, जेड बटा वाई वेक्टर बी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x बट्टा वाई को कोई अदर कांस्टेंट और z बट्टा वाई को कुछ अदर मान लेता हूँ। तो यहाँ वेक्टर c बराबर में इसको मैं m मान लेता हूँ तो m वेक्टर a और इसको n मान लेता हूँ तो n वेक्टर b। तो यहाँ लिख दूंगा जहां m बराबर में है x बट्टा वाई, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और आपका n बराबर में है z बट्टा वाई। तो यह आपका अगर तीन सदिश एक दूसरे के समांतर है, सॉरी एक ही तल में हो, तीन सदिश एक ही तल में हो तो उसके लिए ये आपका शर्त हो जाएगा। अगर तीन सदिश एक ही तल में हो या एक ही तल के समांतर हो यानी कि समतलीय हो तो उसके लिए ये कंडीशन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसे हो, हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे कि वेक्टर ए बराबर हो जाएगा m वेक्टर बी और प्लस में n वेक्टर सी के, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक सदिश अन्य दो सदिशों के साथ कोई कांस्टेंट गुना करके उनके योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा अगर वो समतलीय होंगे तो, ये आपको ध्यान रखना होगा, और यही समतलीय होने के लिए शर्तें हैं तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि ये आपका एक रैखिक संचय वाला कंडीशन आ गया ना कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय है तो यहां हम कह सकते हैं कि यदि और केवल यदि उनमें से कोई दो, है ना, दो रैखिक संचय हो, उनके रैखिक संचय के बारे में मैंने बताया था ना, परिभाषा आपको बताई थी रैखिक संचय का। तो ये रैखिक संचय के रूप में दिख रहा है कांस्टेंट एक वेक्टर प्लस फिर एक कांस्टेंट एक वेक्टर, इस तरह से दिख रहा है, वो तीसरे के बराबर है। तो किसी एक के बराबर में अन्य दो क्या होने चाहिए, रैखिक संचय के रूप में होने चाहिए, तो आपके वो समतलीय कहलाने लगेंगे। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रमेय देखते हैं। सदिश के द्विविमीय घटक, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, या 2 डायमेंशन में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। उससे रिलेटेड एक प्रमेय है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो असंरेख अशून्य सदिश है। असंरेख मतलब नॉन कोलिनियर है। ठीक है, यानी नॉन कोलिनियर का तात्पर्य हुआ कि इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है ना, यह इसका 2 गुना 5 गुना और 3 गुना ऐसा कुछ नहीं है, असंरेख है, असमांतर है। ठीक है, और अशून्य सदिश है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल में स्थित किसी सदिश वेक्टर आर को x इंटू वेक्टर ए प्लस y इंटू वेक्टर बी के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, जहां x और y क्या है, अदिश है। ठीक है, तो ये आपके वही कंडीशन आ गई ना, कोप्लेनर वाली कंडीशन आ गई। यहाँ भी तो 2 सदिश पहले से दिए हुए हैं और एक तीसरा सदिश को हम लोग इन दोनों के इस रूप में लिख सकते हैं। और अभी हमने ऊपर भी जो देखा था कोप्लेनर वाले कंडीशन में भी आपने देखा था, यही चीज आया था ना जी। तो उसी को है, लगभग उसी तरह का है, इसे भी हम लोग वैसे ही साबित करेंगे। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी दो असंरेख अशून्य सदिश हैं, अशून्य सदिश है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ चित्र में दिखा रहा हूं, ये आपका सेम टू सेम कोप्लेनर वाला ही कंडीशन है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, यह आपका एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, यह आपका क्या है, वेक्टर बी है। चलिए इसका नाम यहाँ पे देते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे ए देते हैं, यहाँ पे बी देते हैं। कह रहा है कि इसमें एक अन्य सदिश है वेक्टर आर, तो मैं वेक्टर आर की पोजीशन जो मान लेता हूं, कह रहा है कि ए और बी के
तल में ही स्थित है, यानी कहीं भी स्थित हो सकता है इसी के तल में। मैं मान लेता हूं यहां पर है, ठीक है, और इसे मैं वेक्टर आर लिख देता हूं, यहाँ पे बिंदु पी देता हूं। ये ओपी वेक्टर जो है, यहाँ पे हमने क्या माना, ओए वेक्टर, वेक्टर ओए जो है वेक्टर ए के बराबर है, ओबी वेक्टर जो है ना वह वेक्टर बी के बराबर है, और ओपी जो है ना वेक्टर ओपी वेक्टर ओपी जो है वेक्टर आर के बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करूंगा, जैसा कि मैंने कोप्लेनर वाले इस कंडीशन में किया। यहाँ भी तो आपका कोप्लेनर ही हो गया ना, बस हमें यहाँ पे जो है उसी कंडीशन को लेकर यहाँ प्रूव करना है कि दो सदिश जो उन सदिशों के तल में, उन सदिशों वाले तल में ही अगर कोई तीसरा सदिश स्थित हो तो उसे हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर देता हूं। तो यहां से मैं एक इस पे बिंदु लेके इधर मिला देता हूं, थोड़ा सा और इधर ले लेता हूं और इस पर लेकर ऐसे मिला देता हूं। तो अभी जो मैंने आपको कोप्लेनर वाला प्रूफ कराया था वही सेम यहाँ भी करना होगा। हमें लेना होगा कि चूंकि ओ ए वेक्टर जो है ना, ओ ए वेक्टर समांतर होगा किसके, इसका नाम यहाँ पे कुछ दे दो, कोई बिंदु दे दो, यहाँ पे बिंदु दे दो, मान लो एम दे देते हैं, यहाँ पे एन दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं आर दे देते हैं। फिर वहीं पे लिखेंगे कि ओ ए जो होगा, या ओ एम लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ एम भी लिख सकते हैं कि ओ एम जो होगा, ओ एम वेक्टर समांतर होगा वेक्टर ओ ए के, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम वेक्टर जो होगा ना बराबर हो जाएगा, कोई दूसरा कॉन्स्टेंट लेते हैं, के गुना हो जाएगा किसके, वेक्टर ए के। उसी तरह से दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा यह वाला कि ओ आर वेक्टर जो है ना, ओ आर वेक्टर वह समांतर है ओ बी वेक्टर के। तो यहाँ से ओ आर वेक्टर जो होगा ना, वेक्टर ओ आर, वह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं लेमडा इंटू में वेक्टर बी के, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे ओ एन वेक्टर की बात करें, यह समांतर है वेक्टर ओपी के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एन वेक्टर जो होगा ना बराबर हो जाएगा टी टाइम्स, है ना, ये सारे आपके कॉन्स्टेंट है ना, या अदिश आप कह सकते हैं यहाँ पे वेक्टर आर के, ठीक है। तो अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से था ना जी, समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से, समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से, योग के समांतर चतुर्भुज नियम से, योग के समांतर चतुर्भुज नियम से, ऐसे भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा आपका, ओ एन वेक्टर जो होगा बराबर हो जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर, ये ना हो जाएगा। तो ओ एन वेक्टर जो है वह टी टाइम्स है वेक्टर आर के, ओ एम वेक्टर जो है वह के टाइम्स है वेक्टर ए के, और आपका ओ आर वेक्टर जो है वह लेमडा टाइम्स है वेक्टर बी के। इसको भाग में ले जाएंगे तो वेक्टर आर बराबर में हो जाएगा के बटा टी, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, चलिए देखते हैं, के बटा टी वेक्टर ए और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा बटा में टी वेक्टर बी। इसके जगह पे एक्स और वाई ले लेते हैं तो वेक्टर आर बराबर में हो जाएगा एक्स वेक्टर ए और प्लस वाई वेक्टर बी। ये दोनों भी आपके अदिश हैं, जहां x बराबर में है k बटा टी और y बराबर में है लेमडा बटा टी। तो हमने दिखा दिया कि इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपके प्रमेय में कह रहा है लिख तो सकते हैं लेकिन अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है, अद्वितीय रूप से यानी यूनिक तरीके से। अब इसके अलावा और कोई तरीका इसको लिखने का नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं हो सकता है, अद्वितीय होता है। चलिए तो देखते हैं कैसे वो यूनिक हो सकता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं वेक्टर आर जो है ना बराबर है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, तथा वेक्टर आर बराबर में एक और मान लेते हैं, इसको छोड़ के यहाँ एक्स वाई की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूं x1 वेक्टर ए और प्लस y1 वेक्टर बी, ठीक है। यदि यह संभव है, ये तो पॉसिबल है नहीं, यदि यह संभव है तो ये मान लेता हूं, यदि यह संभव है तो यह हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर वेक्टर आर इसके बराबर हो जाएगा और वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी वेक्टर के रूप में। देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे दो तरीका मान दिया। ये तो संभव नहीं है क्योंकि यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, लेकिन यदि यह संभव है तो मैं यहाँ पे इन दोनों को दो ऐसे मान लेता हूँ, दो वेक्टर के रूप में।
ठीक है, तब अब देखिए चूंकि दोनों वेक्टर r का मान है तो मैं एक दूसरे के बराबर कर सकता हूं। तो x वेक्टर a1 प्लस y वेक्टर b, x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b बराबर में हो जाएगा x1 वेक्टर a प्लस y1 वेक्टर b। ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए दोनों को एक तरफ करते हैं, ठीक है, एक तरफ लेके आते हैं। तो एक तरफ लेके आइएगा इसको इधर, तो हो जाएगा x a वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर माइनस x1 a वेक्टर माइनस y1 b वेक्टर बराबर में जीरो वेक्टर ऐसे दे सकते हैं। इसको इसके साथ लेते हैं कॉमन, वेक्टर a कॉमन होगा तो x माइनस x1 वेक्टर a प्लस y माइनस y1 वेक्टर b बराबर में जीरो वेक्टर। तो चूंकि आपके पास दिया है कि चूंकि वेक्टर a तथा वेक्टर b असंरेख है, असंरेख सदिश है, असंरेख सदिश है, ठीक है, असंरेख दिया है, नॉन कोलिनियर दिया है। तो जब असंरेख होता है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि x माइनस x1 है ना, पिछले क्लास में देखे थे, बराबर जीरो और y माइनस y1 बराबर में जीरो, यानी कि x बराबर में x1 आ गया और y बराबर में y1। तो मैंने ऊपर तो अलग अलग माना, लेकिन यहाँ आगे चल के हमारा x x1 के बराबर हो गया और y y1 के बराबर हो गया। इसलिए वेक्टर r बराबर में x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, समझ गए, ये यूनिक होगा। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, ये अद्वितीय रूप से होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमने देख लिया कि यदि वेक्टर a और वेक्टर b दो असंरेख अशून्य सदिश हो तो वेक्टर a और वेक्टर b के तल में किसी सदिश r को हम लोग इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जहां ये x और y क्या है, आपके अदिश है, कोई कांस्टेंट है, अदिश ही यहां हम लोग कहेंगे। और ये आपका तरीका कितना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, और इसके अलावा और कोई तरीका इनको रिप्रेजेंट करने का नहीं है। चलिए अगला हम लोग एक प्रमेय देखते हैं जो अभी हमने कोप्लेनर का देखा था ना, उसी का अपोजिट है। यदि वेक्टर a, वेक्टर b तथा वेक्टर c तीन अशून्य नैक तलीय यानी कि नॉन कोप्लेनर, जो एक ही तल में स्थित ना हो या एक ही तल के समांतर न हो, उसे हम लोग नॉन कोप्लेनर कहते हैं। तथा x y z तीन अदिश इस प्रकार हो कि x इंटू वेक्टर a प्लस y इंटू वेक्टर b प्लस z इंटू वेक्टर c बराबर में क्या हो, जीरो वेक्टर हो। तो x बराबर जीरो होगा, y बराबर जीरो होगा और z बराबर भी जीरो होगा। ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत सिंपल सा है प्रमेय, इसको देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, कि x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b और प्लस z वेक्टर c बराबर में है जीरो वेक्टर। मैं यहां पर मान लेता हूं कि x का वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है, x जो है जीरो के बराबर नहीं। अच्छा, अब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहां से x a वेक्टर बराबर में हो जाएगा माइनस का y b वेक्टर माइनस का z c वेक्टर। इसको भाग में ले जाएंगे तो a वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का y बाई x b वेक्टर माइनस का z बाई x c वेक्टर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास ऊपर दिया था कि ये नैक तलीय है, लेकिन यहां से अभी जो मैंने दिखाया था समतलीय होने के कंडीशन में कि अगर मान लो वेक्टर किसी को भी लिख सकते हैं, वेक्टर a b c है, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये समतलीय होने के लिए कोई भी एक सदिश, जैसे मैं वेक्टर a बराबर लिख देता हूं m इंटू वेक्टर b और प्लस n इंटू वेक्टर c, तो ये आपके एक तलीय हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए वही कंडीशन आ रहा है, a वेक्टर बराबर में यह आपका m के जगह है, यह आपका n के जगह है, हो जा रहा है ना। तो इसके कारण हमें पता चल रहा है कि ये समतलीय है, लेकिन आपके प्रमेय में दिया है कि ये नैक तलीय है, यानी कि एक तल में स्थित नहीं है। समझ रहे ना बात को। इसके अनुसार तो पता चल रहा है कि अतः वेक्टर a वेक्टर b तथा वेक्टर c समतलीय है, समतलीय है, समतलीय है, समतलीय है, लेकिन ये सही नहीं है, जो सत्य नहीं है। ये आपका कथन सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि दिया हुआ है कि वेक्टर a वेक्टर b तथा वेक्टर c नैक तलीय है, नैक तलीय है। अतः यहाँ पे कह सकते हैं, या इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि x 0 के बराबर हो जाएगा, x 0 के बराबर, क्योंकि हमें इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जब x 0 के बराबर हो जा रहा है तो इसी प्रकार
इसी प्रकार y भी 0 के बराबर हो जाएगा और z भी 0 के बराबर। जब हम लोग यहाँ क्या करते हैं तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, y को भाग में ले जाते हैं और y 0 के बराबर नहीं मानते, तब हम लोग उसको ऐसे दिखा सकते हैं y 0 के बराबर हो जाएगा। फिर z को दिखाने के लिए इन दोनों को उधर भेजेंगे, z को भाग में भेजेंगे और फिर वहां से दिखा देंगे कि z 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको साबित कर सकते हैं दोनों। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसी प्रकार यह दोनों भी साबित हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला इसका उपप्रमेय है, इसको भी देख लेते हैं। उपप्रमेय में क्या दिया हुआ है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी आकाश में कोई तीन नैक तलीय सदिश है, यानी कि आपके नॉन कोप्लेनर सदिश दिए गए हैं ये तीन, तो यदि यहाँ पर x1 वेक्टर ए प्लस y1 वेक्टर बी प्लस z1 वेक्टर सी बराबर हो x2 वेक्टर ए प्लस x2 y2 वेक्टर बी प्लस z2 वेक्टर सी, तो यह x1 x2 के बराबर हो जाएगा, y1 y2 के बराबर और z1 z2 के बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आपके पास दिया है कि x1 वेक्टर ए प्लस y1 वेक्टर बी प्लस z1 वेक्टर सी बराबर में दिया है x2 वेक्टर ए प्लस y2 वेक्टर बी प्लस में z2 वेक्टर सी। मैं इन सबको एक तरफ कर लेता हूं, ठीक है। तो ये इधर आएगा, इसमें से इसमें कॉमन कर लेंगे वेक्टर ए को, तो x1 माइनस x2 वेक्टर ए प्लस y1 माइनस y2 वेक्टर बी और फिर हो जाएगा z1 माइनस z2 वेक्टर सी बराबर में 0 वेक्टर हो जाएगा। तो चूंकि आपका यह कह रहा है कि नैक तलीय सदिश है, यानी एक ही तल में स्थित नहीं है। जब एक ही तल में स्थित ना हो तो ये असंरेख होंगे, और असंरेख होंगे तो यहाँ से x1 जो होगा और माइनस x2 बराबर हो जाएगा 0 के, y1 माइनस y2 0 के बराबर होगा और फिर आपका z1 माइनस z2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x1 बराबर x2 निकल आएगा, यहाँ से y1 बराबर में y2 निकल आएगा और यहाँ से z1 बराबर में z2 निकल आएगा। तो यही तो हमें साबित करके दिखाना था, हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए। चलिए अब असमतलीय सदिश के लिए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए कुछ और भी एक रिलेटेड इससे प्रमेय है, उसको भी हम लोग साबित कर लेते हैं। यहाँ पर दिया प्रमेय है कि यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन असमतलीय सदिश हो, असमतलीय सदिश होने का तात्पर्य है कि वो एक ही तल में स्थित ना हो या एक ही तल के समांतर ना हो, तो आकाश का कोई सदिश अद्वितीय रूप से सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के रैखिक संचय, यानी कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है x इंटू में वेक्टर ए, x यहाँ पे अदिश है, y इंटू वेक्टर बी। ये इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था x वेक्टर ए, सिर्फ वेक्टर ऊपर ए के ऊपर रहेगा, x के ऊपर नहीं रहेगा, y वेक्टर बी और प्लस z वेक्टर c के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x y z के हाथ पे अदिश है। ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है अदिश और सदिश का, इस तरह से जो प्लस के रूप में दिया जाता है, वही आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इस रूप में उसे व्यक्त कर, चलिए तो इसको साबित करके देखते हैं। मैं यहाँ पर तल पर एक बिंदु ले लेता हूँ, O। ठीक है। यहाँ से मैं तीन सदिश है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर ए ले लेता हूँ इस तरह से, वेक्टर बी मैं इधर ऊपर ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। वेक्टर बी ले लेता हूँ यहाँ पर, ये आपका वेक्टर बी होगा, और इधर मैं वेक्टर सी ले लेता हूँ इस तरह से, ये वेक्टर सी ले लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ ओ ए जो है ना आपका वेक्टर ए है, ओ बी जो है ना ओ बी यह आपका वेक्टर बी है। ठीक है। और यहाँ पर यह आपका ओ सी जो है ना ओ सी, यह वेक्टर सी मान लेते हैं, ये वेक्टर सी मान लेते हैं। ठीक है। और क्या कर रहा है, आकाश में कोई सदिश अद्वितीय रूप से इन सदिशों के रैखिक संचय के रूप में लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है। तो मैं आकाश में भी एक बिंदु ले लेता हूं, मैं आकाश में एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं, है ना, यहाँ पे ले लेता हूं। इस बिंदु का मैं नाम देता हूं P। ठीक है। और इसके द्वारा यहाँ पे एक सदिश ले लेता हूं। ठीक है। इस सदिश का नाम देता हूं वेक्टर R। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, आकाश में कोई सदिश है ना, आकाश में मैं बिंदु ले लिया और यहां से इसका स्थिति सदिश वेक्टर R दिखा दिया। ठीक है। समझ रहे ना बात को। चलिए अब तो इस सदिश को इन तीनों सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से उसे लिखा जा सकता है, जहां x y z क्या है आपके अदिश राशियां हैं। चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव करने के लिए ना मैं इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। यहाँ आपके अलग अलग तल आ रहे हैं। यहाँ देखिए AOC तल है, एक आपका BOC तल में है और एक आपका यहाँ पे
यहाँ पे BOC है और एक AOB है। तो ये 3 तल है और इन तीनों के समांतर अलग अलग मैं तल लेता हूँ। चलिए तो मैं इनके तल के समांतर तल यहाँ पे एक ले लेता हूँ, है ना। सभी तलों के समांतर तल में खींचता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से चर्चा करेंगे इस बात। ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो वेक्टर आप लोग पढ़ रहे हो। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, नहीं कुछ बेहतर तरीके से अध्ययन करना है, कोई अच्छा कंसेप्ट लेना है, तो आपको सारे टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके सारे कंसेप्ट हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आता है इन सबको पढ़ने में। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे। चलिए देखते हैं, देख लीजिए मैंने क्या किया है। मैंने हर एक तल के, यहाँ देखिए AOB, ये आपका ये वाला जो तल है ना, इसके समांतर यहाँ पे एक तल खींचा है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु को कुछ दे देते हैं। ये O तो आपका मूल बिंदु है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं O फिर से। ठीक है, और मैं इन देख रहा हूं कि OA पर, OB पर और OC पर ये प्रतिच्छेद करके जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब जगह कर रहे हैं, तो इनका भी नाम मैं कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे अब क्या नाम दे दिया जाए जी, यहाँ पे हम लोग P लिए हैं, यहाँ Q दे देते हैं। ठीक है, यहाँ R दे देते हैं और यहाँ S दे देते हैं। यहाँ OP जो होगा, यह आपका एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सट फलन बन रहा है ना, सट फलन बन रहा है, या फिर आप कह सकते हैं क्यूबाइड जैसा बन रहा है, घनाभ जैसा बन रहा है आकृति, जिसे हम लोग सट फलन, है ना, सट फलक वाला भी, सट फलक वाली आकृति कह सकते हैं। ठीक है, क्यूबाइड बन रहा है, आप देख रहे हैं ना जी, एक क्यूबाइड बन रहा है। अब देखिए इसमें आपको क्या देखना है, मैं यहां देख रहा हूं इस तल के समांतर, इस ओ है ना, इस तल के समांतर मैंने एक तल लिया, फिर नीचे वाले तल के समांतर ऊपर एक तल लिया, इस तल के समांतर इधर मैंने एक तल लिया ना। तो जाहिर सी बात है इनके किनारे एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, ये किनारे इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल समांतर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, OQ जो है ना, OQ यहाँ OA के समांतर हो जाएगा, OQ वेक्टर OA वेक्टर के समांतर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से OR भी OB के समांतर हो जाएगा, OS भी OC के समांतर हो जाएगा, होगा ना। तो मैं पहले यहां लिख लेता हूं, माना O एक बिंदु है, जो मैंने फिगर में किया ना वो सारी चीजें लिख देता हूं। O एक बिंदु है जिससे तीन असमतलीय सदिश वेक्टर A, वेक्टर B तथा वेक्टर C खींचे गए हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपका OA वेक्टर जो है ना, वेक्टर OA वो वेक्टर A के बराबर है, OB वेक्टर जो है ना वेक्टर B के बराबर है, और OC वेक्टर है ना जो वेक्टर C के बराबर है। और फिर मैंने माना है कि OP वेक्टर, जहां P आपके आकाश में स्थित एक बिंदु है, वह किसके बराबर है, वेक्टर R के। या लिख दूंगा कि जहां P जो है आकाश में, P आकाश में स्थित एक बिंदु है। फिर मैंने क्या किया कि इनके प्रत्येक तलों के समांतर, है ना, मैं लिया तलों ऐसे लिख देते हैं, तलों कौन कौन से तल, तो AOB, BOC तथा AOC के समांतर तल खींचकर एक 6 फलकों वाला घनाभ बनाया, या घन बनाया, जो भी है, घनाभ बनाया। हम लोग घनाभ ही इसको मान लेते हैं। ठीक है, 6 फलकों वाला एक घनाभ बना, ब्रैकेट में देने की कोई जरूरत नहीं है। 6 फलकों वाली आकृति या घनाभ हमने बना लिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो घनाभ, इधर भी नाम दे सकते हैं कुछ, मैं यहाँ पे देता हूं R दे दिया, यहाँ पे S दे देते हैं, नहीं S तो पहले से हमने दे दिया है, T दे देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ दे दे रहे हैं, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूं, क्या दे दूं जी, u दे देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर OQ जो वेक्टर है ना, वेक्टर OQ समांतर है वेक्टर OA के, तो इसके कारण मैं OQ वेक्टर लिख सकता हूं कि x टाइम्स हो जाएगा वेक्टर A के। कुछ भी, कोई भी आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसी तरह से मैं लिख सकता हूं कि OR वेक्टर जो है ना समांतर है OB वेक्टर के, तो यहां से OR वेक्टर जो होगा y टाइम्स हो जाएगा वेक्टर B के। उसी तरह से OS वेक्टर जो है ना, ये वाला OS वेक्टर, वह समांतर है OC वेक्टर के, यानी कि OS जो हो जाएगा ना बराबर हो जाएगा Z टाइम्स किसके, वेक्टर C के। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, चलिए लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहां पे यह इसके समांतर हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं इसे OR की बात करूं तो OR जो होगा आपके PT के समांतर और बराबर भी हो जाएगा, है ना, बराबर भी हो जाएगा, परिमाण में बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके 6 फलकों वाला एक घनाभ बना है। ठीक है, तो यह इसके बराबर भी हो जाएगा और समांतर भी हो जाएगा। उसी तरह से यह वाला इसके बराबर भी हो जाएगा या समांतर भी हो जाएगा। या मैं यहाँ पे एक और चीज देख सकता हूं, यहां जो ये नीचे वाला देख रहे हैं OST और इसका नाम Q, एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं ना, एक ऐसा चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, तो समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, यहां से यहां यह क्या है आपका x वेक्टर A और यह क्या है आपका z वेक्टर C, तो यह OT वेक्टर क्या हो जाएगा। अगर मैं OT वेक्टर की बात करूंगा, वेक्टर OT बराबर होगा वेक्टर OQ प्लस में वेक्टर OS के। समांतर चतुर्भुज होने के कारण ये हो रहा है, तो मैं यहाँ OT वेक्टर की बात करूंगा तो वह बराबर हो जाएगा x वेक्टर A के और प्लस में z वेक्टर C के। अच्छा, मैं अगर यहां से R से P को मिला देता हूं तो यहां पर यह भी आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आपका OTPR एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसका भी जो विकर्ण है, विकर्ण की बात करेंगे, यह विकर्ण जो होगा, यह वाला विकर्ण जो होगा, इन दो आसन्न भुजाओं, ये दो आसन्न भुजाओं के जो आपका सदिश है उसके योग के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि OP वेक्टर होगा ना जी, वेक्टर OP वह बराबर हो जाएगा वेक्टर OT प्लस में वेक्टर OR के। वही आपके समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से ही हो जाएगा। तो चलिए, OT वेक्टर मैंने यहाँ निकाल दिया है और OR वेक्टर का वैल्यू मैंने यहाँ दिखाया है Y वेक्टर भी, इनका वैल्यू मैं रख देता हूं। तो OP वेक्टर आपका वेक्टर R के बराबर है और बराबर में OT वेक्टर जो है आपका X वेक्टर A प्लस Z वेक्टर C के बराबर है और प्लस में OR किसके बराबर है यहाँ पर, तो OR बराबर है Y वेक्टर B के। तो इसके कारण R वेक्टर जो होगा X वेक्टर A प्लस Y वेक्टर B और प्लस Z वेक्टर C के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C असमतलीय सदिश दिए गए हो, है ना, तो हम उसे एक आकाश में एक ऐसे सदिश R को दर्शा सकते हैं उन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, जहां यहाँ x y z क्या है आपके अदिश है, कोई कांस्टेंट या अदिश यहाँ कहेंगे, यहाँ हम लोग अदिश कहेंगे। तो ये आपका इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।